देवनानी साहब, विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगण, मंत्रीगण, ये मेरी प्रिविलेज है कि आज आप सबको संबोधित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे आमंत्रित किया। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लिए भी ये प्रसन्नता की विषय है कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन विधानसभा सदस्य के रूप में 1980 में प्रारंभ किया। 1980, 1990, 10 वर्ष तक मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहा और मुझे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में काम करने का अवसर मिला जब मैं पहली बार विधायक बना। फिर मुझे वापस 98 में राजस्थान सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। फिर माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी तब मैं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का विधायक था और पिछली बार सदन में मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। मेरा अनुभव इन संसदीय समितियों के संबंध में जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में 3 आधार हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम जो चुनाव जीत कर आते हैं उन सब की जिम्मेदारी जनता के प्रति है। इसलिए विधानसभा का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है किसी पार्टी का, उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है। और जो चुनी हुई सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाकर निर्णय करता है और निर्णयों को विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रतिपादित करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, वेलफेयर की स्कीम्स बनाते हैं। जनता के प्रति अकाउंटेबल यदि एग्जीक्यूटिव हाउस में इफेक्टिव ढंग से हो तो जनता की समस्याओं का निराकरण बहुत अच्छे ढंग से होता है। पर हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया, पर संसदीय लोकतंत्र की एवरेज असेंबली की जो मीटिंग्स है वो मुझे कहते हुए तकलीफ है, पर आपको भी नोटिस में रहे, एक्सेप्ट केरला, ऑन एन एवरेज राजस्थान विधानसभा एक्सेप्शन है जहाँ 25 दिन की हाउस चलता है। अदरवाइज राजस्थान के अलावा पूरे हिंदुस्तान के एवरेज असेंबली की सीटिंग लेस देन 20 डेज है। 20 दिन विधानसभाएं चलती है और विधानसभा में जो एग्जीक्यूटिव निर्णय करती है वो अपने प्रदेश के लोगों की भले बना करने के लिए नीतियां बनाकर उनका काम करती है। उन नीतियों का जो स्क्रूटनी करना है, वॉचडॉग लेवल पर काम करने का काम है, वो विधानसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। यदि हाउस ही ठीक ज़्यादा दिन से चले तब जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है उस क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस से ज़्यादा अच्छे ढंग से काम होगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के निर्णय को स्क्रूटनी करने का काम हाउस में होता है। अब जब हाउस नहीं चलता तो हाउस के साथ दूसरी चीज़ें जो अच्छी की गई है वो की गई है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों का ही वही काम है जो एक विधानसभा का काम होता है। जब विधानसभा नहीं चलती है तो विधानसभा की जो कमेटियाँ हैं उन कमेटी में यदि विधानसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि इफेक्टिव ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसलिए राजस्थान विधानसभा में एक तो फाइनेंस कमेटी है, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। फाइनेंस कमेटी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक एस्टिमेट कमेटी। पब्लिक एस्टिमेट 2 तरह की है, ए और बी, जिसमें अलग अलग विषय बांटे हुए हैं। और अब सीएजी ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इसमें ले लिया। पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस पर नहीं थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने पैसे होते थे, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होते थे, हजारों ऑडिट ऑब्जेक्शन, उसकी स्क्रूटनी ठीक ढंग से नहीं होती थी क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेजर रूप से डील करती थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और पब्लिक एस्टिमेट कमेटी के काम करने के कारण पब्लिक का जो बहुत बड़ा काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होता था, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी में, उसकी स्क्रूटनी नहीं होती थी। अब जाकर सीएजी उसकी भी स्क्रूटनी करती है। विधानसभा के सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अलग अलग जगह पर, नगर परिषद, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत राज है, उन पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसका भी स्क्रूटनी करने का काम सीएजी का होता है। तो फाइनेंस कमेटी के बाद सबसे बड़ा हथियार क्या है? सीएजी। सीएजी जो अलग अलग सरकारें नियम और कानून बनाकर जो प्रोविजो करती है फाइनेंस के, उसकी स्क्रूटनी करने का काम सीएजी करती है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबर हैं उनको ये एडवांटेज है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के मेंबर है उनको ये एडवांटेज है, उनको मदद करने के लिए सीएजी जो अपना एक पूरा एग्जामिनेशन करती है उसकी रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध होती है। मैं नहीं समझता कि अब माननीय सदस्य बात को जानते हैं कि प्रतिवर्ष
सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है विधानसभा में। जो भी विधानसभा का सदस्य सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, इन कमेटियों में सीएजी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई भी सरकार अपने विभाग का बजट बनाती है। अब मैं नहीं पता कि आपको जानकारी है कि नहीं कि बजट बनाने के बाद साल में मिड सेशन में जाकर उसका आरी करते हैं। यदि उन्होंने प्रोविजन किया 10,000 करोड़ रुपए का कि हम एक साल में इतना पैसा इसमें खर्च करेंगे, अक्टूबर नवंबर में जाकर वो रिवाइज करते हैं कि हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उसको रिवाइज एस्टीमेट करते हैं और रिवाइज एस्टीमेट को कम और ज़्यादा करते हैं। 10,000 करोड़ की जगह हम 9,000 करोड़ रुपए करेंगे। दैट इज आरी होता है, तब जाकर उनको फैसला होता है कि साल तक हम इतना काम करेंगे। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद एई होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। हम जो बजट हाउस में पास करते हैं उस बजट को, बजट की आरी के बाद विभाग के अधिकारी मंत्री के नेतृत्व में जो काम करते हैं उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो एईसीजी निकाल के बात है कि उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ईयर आफ्टर ईयर बस बजट एस्टीमेट जो बनता है विभाग का और आरी जो करते हैं उसके बाद भी आरी एई में जमीन आसमान का अंतर आता है। यदि जनप्रतिनिधि सतर्क हो तब जनप्रतिनिधि ये बात कह सकता है कि पिछले साल आपने 9,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, आपकी कैपेसिटी केवल मात्र 8,500 करोड़ रुपए की थी, तो अगले साल जो बजट ला रहे हो बजट 12,000 करोड़ का क्यों ला रहे हो आप। हम कभी भी क्वालिटी ऑफ डिबेट ये नहीं करते हैं, हमें ये जानकारी नहीं है। ये जो हम कमेटी बन रही है उस कमेटी का उपयोग किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हर विभाग की इस तरह के जो हम बजट पास करते हैं उसके अंदर उस बजट के जो प्रोविजो है उस प्रोविजो की सीएजी जांच करती है और उसमें एक्चुअल आता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैसा होता है, उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है। हम जनप्रतिनिधि जो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं, ब्यूरोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जीक्यूट करती है डेमोक्रेसी में, यदि उसके ऊपर ये वॉचडॉग एजेंसी नहीं है कि आप किस तरह का एस्टीमेट बना रहे हैं तो दी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका हो रहा है। और का नुकसान क्या हो रहा है कि पब्लिक के टैक्सेशन से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसका जुडिशियस उपयोग नहीं हो रहा। हम जनता के पैसे का उपयोग करके उसका जुडिशियस उपयोग करें तब जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ज्यादा अच्छे ढंग से होगी और पैसे का जब सदुपयोग होगा तब हम कह सकेंगे कि हमने जनता के निवेदन करने का काम किया। हम स्टेट आफ्टर स्टेट उठा के देख लें, हम कोई भी मेजर प्रोजेक्ट है, किसी भी मेजर प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्शन है उस मेजर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्शन में डेविएशन और इसको इंक्लूड करें तो ओरिजिनल प्रोजेक्शन और उसके डेविएशन के बीच में मैं नहीं समझता कि मोर देन 1.5 गुना से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। 1.5 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर। हमने कल्पना की कि बजट वाहन बनाएंगे जिसपे 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये हमने बनाया, प्लान बनाया, वो जब एक्चुअल वो बनता है पूरा का पूरा डैम बनता है तब एक्सपेंडिचर जाता है 200 करोड़ की जगह जाता है 400 करोड़ रुपए। तो इंजीनियर हैं, टेक्निकल आपने नो हाउ बनाई, आपने डिजाइन बनाई, आपने डीपीआर पास करवाई है, आपका प्रोजेक्शन था 200 करोड़ रुपए का, इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हुई, मॉनिटरिंग नहीं हुई, 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो ये 200 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ये पब्लिक का वो पैसा है जिस पब्लिक के पैसे को यदि हम जुडिशियस ध्यान रखें 200 करोड़ रुपए का डेविएशन 225 करोड़ रुपए तो 250 करोड़ रुपए होते, तब जो 150 करोड़ रुपए बचते हैं उस पैसे का हम सदुपयोग और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि अपनी भूमिका का निर्वहन केवल मात्र एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में करे तब भी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये तो सौभाग्य है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री का काम करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मंत्री नहीं बने वो आदमी भी इफेक्टिव ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे कमेटी में तो वो प्रभावशाली ढंग से अपने उस नॉलेज का उपयोग करके और ठीक ढंग से उस सरकार के गवर्नेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर दुर्भाग्य हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तो बात में जनरली कह रहा, फाइनेंस कमेटी का नहीं, लेकिन ट्रेंड मुझे अन्यथा न लें, कमेटी में हमारा पार्टिसिपेशन है ही नहीं, हम कमेटी का पार्टिसिपेशन ही नहीं। हम उठा के देखें कि कितने आदमी इफेक्टिव हमारे रेगुलर कमेटी के अंदर आ रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस राजस्थान में बहुत अच्छी ट्रेडिशन मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनाई थी। अपोजिशन का लीडर अपोजिशन के पास एक ऑप्शन होता है, 3 फाइनेंस कमेटी में एक कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का लीडर बनेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बन सकता है, पब्लिक अंडरटेकिंग का बन सकता है, पब्लिक एस्टिमेट कमेटी बन सकता है।
जब मैं 80 में एमएलए बना तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, भैरव सिंह जी शेखावत जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ही ऑप्टेड फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब बता पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का मतलब क्या, कि हमारे पैसे से जो अलग अलग पब्लिक अंडरटेकिंग लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि आपको जानकारी है कितनी ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटियां हैं जिन कमेटी के अंदर सरकार का पैसा लगा हुआ है और उन कमेटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, न हम कमेटी के जो बारे में आते हैं उसको हाउस में कभी डिस्कस करते हैं। अब आप बताएंगे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कितनी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है जिसमें पैसा लगा हुआ है राजस्थान की जनता का। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, गंगानगर शुगर मिल, मलाना कोयलखाना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान होटल निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं नियोजन निगम, वूलन मिल्स बीकानेर, सोडियम सल्फेट वर्क्स रीडवाना, राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान स्टेट डेयरी लिमिटेड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ऐसे करीब लगभग 39 पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज कंसर्न है, एंटरप्राइजेज जिस पर जनता का पैसा लगा हुआ है। उस जनता के पैसे का सदुपयोग होने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के जो फंक्शन लिखे हैं उसको यदि हम पढ़ें तो मुझे आश्चर्य होगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग के फंक्शन के बारे में हमने कभी कमेटी में बैठ कर चर्चा ही नहीं की कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का काम क्या है, पब्लिक कमेटी क्या काम कर सकती है। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मोटा काम है उस कमेटी के काम को हम कभी ध्यान नहीं देते। लिखा हुआ है, द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, देयर शैल बी ए कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल। The function of the committee shall be to examine the report and accounts of the public undertaking specified in the 5th schedule and such other undertaking as may be decided by House from time to time or the Speaker when the House is on session. To examine the report if any of the Comptroller and Auditor General of undertaking. अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मैं खाली क्लासिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ RSMM का। आप में से कितने आदमी को मालूम है कि RSMM क्या है? RSMM के अंदर जो मिनरल निकलता था उस मिनरल को बेनिफिशियरी स्कीम लगाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो कंपोजिशन था उसका मिनरल का, वो कंपोजिशन इसमें था कि क्वालिटी का जो था वो सब जगह होमोजेनियस नहीं था। हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें जो क्वालिटी के आदमी निकाल के हमने एक्सप्लोर कर दिया, भेज दिया मार्केट में और बता दिया पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी प्रॉफिट में है। जब पता लगा कि इसके साथ जरूरत जो दूसरा लो ग्रेड का जो फास्फेट था उसको हमने निकालने का काम नहीं किया तो प्रपोज किया अब इसको हमने बेनिफिशियरी प्लांट लगाएंगे। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉस्फेट के निकलता है तो वो राजस्थान में निकलता है, RSMM में निकलता है। उसके जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के अंतर्गत हमने ध्यान नहीं दिया, कभी हमने एग्जामिनेशन नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर उसका चेयरमैन होगा, कमेटी बनेगी और उसका काम होगा। जनप्रतिनिधि को मालूम ही नहीं है कि RSMM का काम क्या होता है। सिंपली किसी कमेटी के प्रभावशाली जानकारी नहीं होने से कितना बड़ा हम अपने फंक्शन को पूरा कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक उसी प्रकार पब्लिक एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फंक्शन को भी समझने की आवश्यकता है। पब्लिक कमेटी का इन्होंने क्यों, किस तरह का इन्होंने नियम बनाने का काम किया, कि हमने इस विधानसभा में हमने क्यों काम किया। द फंक्शन ऑफ द कमेटी बता रहा हूँ मैं आपको। इन स्क्रूटनाइजिंग द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द स्टेट and the report of the Comptroller and Auditor General thereon, it shall be the duty of the committee to satisfy itself that the money shown in the accounts as having been disbursed or legally available for and applicable to the services or purpose in which they have been applied for, that the expenditure conform to the authority which governed it and that every reappropriation has been made in accordance with the provision made in this behalf under rules framed by the competing authority. It shall be also the duty of the committee to examine the statement of the accounts showing the income and expenditure of a state corporation, trading and the manufacturing schemes, concern and projects together. There are number of things. अब हमें से कितने आदमी को मालूम है कि FRBM एक्ट क्या है? FRMB एक्ट ने लिमिट बना रखा है कि कोई स्टेट कितना बोरो कर सकती है। अब बोरो करने की लिमिट है, उसको सरकमवेंट करके जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं उनके पैसे को हमने बोरोइंग करके हमें बनाने का काम करना चाहते हैं। बता मुझे, हम बजट जो पास कर रहे हैं वो बजट पास कर रहे हैं, वो अमाउंट अलग है
और जो पैसा हम बोरो कर रहे हैं, जिस बोरो अकाउंट को हम हाउस के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट जितनी एंटरप्राइज है उनके अगेंस्ट में बोरोइंग ले रखी है, उस बोरोइंग के आधार पर हम बजट बनाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारी भूमिका, उस भूमिका का पूरे अच्छे ढंग से निर्वहन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, मुझे मालूम है कि आप सब लंच पर जाने के उत्सुक होंगे, लेकिन मेरी ये इच्छा थी हम डिबेट करें, डिस्कस करें। हाउस चलता 25 दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं तो नहीं कर सका, 2 चीज़ें जरूर करें। एक, फाइनेंस कमेटी में इलेक्शन होता है और फाइनेंस कमेटी में कंसेंट से भी नॉमिनेशन होता है, बिकॉज ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जब कमेटी में काम करते हैं तो मोटे तौर पर पार्टी के लाइन से वो काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के हों, और स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये मोटा अनरिटन एक सिस्टम रहा हुआ है कि जब भी कमेटी में काम करते हैं हम अपनी पार्टी के लाइन से उठकर सरकार के जो नियम कानून है उनको स्क्रूटनी करने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, लीडर से बात करके फाइनेंस कमेटी जो 5 है कम से कम, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक एसटी कमेटी ए, पब्लिक एसटी कमेटी बी और लोकल सेल कमेटी, इन 5 कमेटी में जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनकी रुचि है, जो चाहते हैं कि हम राजस्थान में जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से हम वित्तीय संसाधनों का जुडिशियल उपयोग करके जनता के प्रति अपने निर्णय करने का काम कर पाएंगे। दूसरी जो कमेटियां बनी हुई है, उन दूसरी कमेटी में भी ज़्यादातर 2-3 कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक, एश्योरेंस कमेटी, मंत्री जी हाउस में एश्योरेंस देते हैं, पता नहीं मुझे जानकारी है कि नहीं, हम एश्योरेंस के बारे में कितने चिंतित हैं, ये मंत्रियों को समझाना बहुत जरूरी है। जो आप हाउस में बोलते हो उसमें एश्योरेंस बनता है, और एश्योरेंस बनने के बाद कमेटी, एश्योरेंस की कमेटी इफेक्टिव ढंग से हो तो वहाँ कमेटी में मंत्री नहीं आता है, वहाँ कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की होती है, और सेक्रेटरी के ऊपर, कमेटी के ऊपर एश्योरेंस को पूरा करने का उत्तरदायित्व उस सेक्रेटरी का है जो मंत्री ने हाउस में आप प्रॉमिस किया है। तो जनप्रतिनिधि की जो मंत्री की भूमिका है वो ये भूमिका में ध्यान नहीं रखेगा और हाउस में उसने इंश्योरेंस दे दिया, और एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन कोई होशियार है, मेंबर होशियार है, तो जनप्रतिनिधि की समस्याओं का निराकरण करने का जो दूसरा तरीका है वो एक एश्योरेंस कमेटी है, उसको भी ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता। तीसरा, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है जो भरत सिंह शेखावत कहते थे, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी ताकत है कि आप किसी भी पार्टी के मेंबर हो, बहुमत होगा तो सरकार बनेगी, नहीं होगा तो लीडर ऑपोजिशन बनेगा, पर एक पार्टी का सदस्य भी हो, ओनली 1 मेंबर ऑफ द पार्टी, वो यदि होशियार है तो पिटीशन का उपयोग लेकर, पिटीशन एक इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उस पिटीशन के इंस्ट्रूमेंट से वो इफेक्टिव एक एमएलए किसी पार्टी का हो, वो असेंबली में जनता की समस्याओं को रखकर उस पिटीशन का निराकरण करने के लिए भी एक कमेटी ऑफ पिटीशन है। इसलिए हम यदि ठीक ढंग से इन चीज़ों को समझें तो प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन जनप्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो ताकत है उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम जनता की सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, माननीय देवनानी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं कि कमेटी में केवल मात्र TADA के नाम पर यदि हम कमेटी में आ रहे हैं तो हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मान लो कमेटी ऐसी बनी हुई क्योंकि हमने खुद ने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि हर मेंबर किसी न किसी कमेटी का मेंबर होगा, कुछ मेंबर तो 2 कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं, इतनी कमेटियाँ बना दी हमने। लेकिन फाइनेंस कमेटी जो कमेटीज हैं उन कमेटी के संबंध में यदि हम एक कॉम्पिटिटिव वातावरण बना लें कि जो एमएलए इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, वही इस कमेटियों में आएगा, मैं समझो 15 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, 75, एक कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स को 15 मेंबर, 15 मेंबर, 2 एस्टिमेट कमेटी है और लोकल सेल कमेटी, 75 एमएलए यदि इफेक्टिव ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर लें तो दी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव होगी। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यदि हाउस कम चले, कमेटी में काम करने वाले जनप्रतिनिधि काम नहीं करें, तब तो गवर्नेंस का तकलीफ आएगी, और कोई भी पॉलिटिकल पावर में हो उस पॉलिटिकल पार्टी का उसका सफर करना पड़ता है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज नाउ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अब प्रो इनकम्बेंसी है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गवर्नेंस कैसे कर रहे हो, द बेटर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पब्लिक को मैंडेट करने के लिए डाइवर्ट कर रही है। इससे ज़्यादा जरूरी बनता है कि हम किसी भी पार्टी के हों, सत्ता में या विरोध में हों, हमारी जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि का, उसको यदि कमेटी के रूप में हम प्रभावशाली ढंग से काम करें तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम इस प्रदेश में जो जनप्रतिनिधि बनकर जीत का है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, और संसदीय लोकतंत्र में
जो हमारी असेंबली है उसके प्रति एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा अकाउंटेबल है, हाउस ज़्यादा चले, हाउस ज़्यादा नहीं चल पाता है तो कमेटी की निश्चित तौर पर चर्चा की जानी चाहिए। अंत में माननीय जरूर मैं कहूँगा कि एक नवाचार जरूर किया जाना चाहिए, कमेटी की मीटिंग को भी डिस्कस कराना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट को हम डिस्कस नहीं कराते, हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी डिस्कस नहीं कराते हैं, पर मेरी इच्छा है कि कम से कम प्रारंभ करके हम ये प्रारंभ कर सकें। एक फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट यदि एक सत्र में हम डिस्कस करें तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकली जाएगा और जो गवर्नेंस में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर नकेल लगेगी, बिकॉज हम उल्टा काम कर रहे हैं। जनता की मैंडेट हमारे पास है, हम आज अपनी पूरी डिस्कशनल पावर को छोड़ दिया हमने ब्यूरोक्रेट्स के पास, विच इज़ नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो मास्टर है वो इलेक्टेड आदमी है, जो ब्यूरोक्रेट है वो एग्जीक्यूट करने वाला आदमी है। यदि हमें नॉलेज होगा, ताकत होगी तो हम घोड़े पर सवारी कर लेंगे, और यदि हमें नॉलेज नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स गवर्नेंस करते हैं, उसका इस देश में लोकतंत्र में कमजोरी आती है। इसलिए मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, 5 बार एमएलए रहा, मंत्री भी रहा, राजस्थान सरकार में भी रहा, भारत सरकार में भी रहा, अपोजिशन का एमएलए भी रहा और स्पीकर भी रहा। मैं ये महसूस करता हूँ कि विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर किसी भी पार्टी का चुनाव जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका का निर्वहन करके इस प्रदेश के निर्माण करने में अपनी भागीदारी निभा सकता है। मैं आशा करता हूं कि जो नवनिर्वाचित हमारा सदन है, नवनिर्वाचित जो हमारी सरकार है, सब जो भी जीत कर आए हैं, जो विरोध में है, सब मिलजुल कर एक राजस्थान को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः हृदय से आपका और आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का। अब माननीय श्री फूल सिंह जी मीणा जी से आग्रह है कि आप डॉक्टर सीपी जोशी साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार श्री फूल सिंह जी मीणा जी का और बहुत बहुत आभार डॉक्टर सीपी जोशी साहब का। अब अगला विषय है प्रश्नकाल। नहीं होगी।